हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम होम मिनिस्ट्री को समझेंगे और साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को समझेंगे कि होम मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। देखो, अगर आपने इन दो मिनिस्ट्रीज को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपने मतलब ये समझ लिया है कि आधा देश काम कैसे करता है, आधा देश फंक्शन कैसे करता है। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंदर आपको पता ही है हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह हैं और उन्हीं के अंडर ये सारी की सारी मिनिस्ट्री आती है। और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं और उन्हीं के अंडर ये सारी की सारी मिनिस्ट्री आती है। अब दीज टू मिनिस्ट्रीज आर नर्व सेंटर्स ऑफ इंडियाज गवर्नेंस। जो हिंदुस्तान की गवर्नेंस है ना, उसका नर्व सेंटर आपको ये दो मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है। नर्व सेंटर जानते हो ना, नर्व सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है इंसान की बॉडी के अंदर। अगर नर्व सेंटर नहीं होगा तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। मतलब नर्व सेंटर एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे के पूरे बॉडी की जो अलग अलग जो वेन्स हैं वो जुड़ी होती हैं, प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसी तरीके से ये जो दो मिनिस्ट्रीज हैं ये बेसिकली इंडिया की गवर्नेंस का नर्व सेंटर है। वन कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंट्री। अब एक मिनिस्ट्री ये कंट्रोल करती है कि एक देश के अंदर क्या हो रहा है। जैसे होम मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जो ही होम मिनिस्ट्री है वो ये देखने का काम करती है कि एक देश के अंदर क्या हो रहा है। क्या एक देश के अंदर कहीं पे सुरक्षा की चूक तो नहीं हो रही है, क्या एक देश के अंदर कहीं पे कोई हमला तो नहीं हो रहा है। बेसिकली पूरे के पूरे देश के अंदर की स्थिति को जो है वो मैनेज करने का काम होम मिनिस्ट्री करती है। और द अदर मैनेजेस इंडियाज रिलेशनशिप आउटसाइड द कंट्री। और जो दूसरी मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो बेसिकली हिंदुस्तान के जो बाहरूनी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप है उनको मैनेज करने की कोशिश करती है, उनको मैनेज करती है। बेसिकली कोशिश नहीं करती है। बेसिकली जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बाकी देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, पूरी की पूरी डिप्लोमेसी को जो कंडक्ट करने का काम होता है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ही करती है। किस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे, किस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे, किस देश के साथ हमारा जो वीजा पॉलिसी है वो लिबरल होगी, किसके साथ नहीं होगी, किस देश के नागरिक इस देश में हिंदुस्तान में आ सकते हैं, किस देश के नागरिक इस देश में नहीं आ सकते हैं, किस देश के नागरिकों को आसानी से वीजा मिल जाएगा इस देश में आने के लिए। ये सब जो है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ही डिसाइड करती है। So if you understand these two, you understand half of how the Indian state actually functions. अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो आपने ये समझ लिया कि आधा हिंदुस्तान आधी इंडियन स्टेट काम कैसे करती है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के बारे में। MHA जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आइए समझते हैं। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करता हूं, आप इसको इंडिया का इंटरनल मैनेजर या सिक्योरिटी चीफ के रूप में देखिए। मतलब होम मिनिस्ट्री एक इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजर होती है। मतलब हिंदुस्तान की अंदर की जो सुरक्षा है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको मैनेज करने का काम होम मिनिस्ट्री ही करती है। ये होम मिनिस्ट्री ही तय करती है कि BSF कहां पे रिक्रूट की जाएगी, आर्मी कहां पे भेजी जाएगी, मिलिट्री कहां पे भेजी जाएगी और पुलिस कहां पे भेजी जाएगी। तो बेसिकली ये एक तरीके का एक इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजर है इंडिया का, ये सिक्योरिटी चीफ है इंडिया का। बेसिकली पूरी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर की सुरक्षा को मैनेज करने का काम होम मिनिस्ट्री ही करती है। इट हैंडल्स एवरीथिंग विद इन इंडियाज बॉर्डर। हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के अंदर जो भी हो रहा है उस सब को जो है वो होम मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होम मिनिस्ट्री करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मतलब हर जगह पे लॉ का जो है वो शासन चले, मतलब लॉ मेंटेन रहे मतलब कानून का कोई वायलेशन ना करे। अगर कोई कानून का वायलेशन कर रहा है तो उसको पुनिश किया जाए। कानून क्या है? कानून ये है कि 100 से ज्यादा स्पीड पे आप गाड़ी नहीं चलाओगे, और अगर कोई चलाता है तो उसको पुनिश किया जाए, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े किए जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की कोशिश करती है, ये मैनेज करती है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को। ऑर्डर मतलब पूरे के पूरे देश में जो है वो शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, मार काट ना हो, एक दूसरे को लोग काट ना रहे हों, लॉलेसनेस ना हो जाए पूरे देश में। ये सब मैनेज करने का काम जो है वो होम मिनिस्ट्री करती है। पुलिस को मैनेज करने का काम, पुलिस जितनी भी आती है इस देश के अंदर उसको मैनेज करने का काम उसके ऊपर जो है
होम मिनिस्ट्री ही करती है। बॉर्डर्स को देखने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है कि कहां पे कितना बीएसएफ को रिक्रूट करना है, डिप्लॉय करना है, कहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी है, कहां पे टीए डिप्लॉय करनी है, कहां पे सीआरपीएफ को डिप्लॉय करना है, ये सब देखने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब देश के अंदर की सुरक्षा जो है उसको मैनेज करने का काम, डिजास्टर रिस्पॉन्स, अगर मान लो कहीं पे डिजास्टर आ जाता है, कहीं पे फ्लड आ गया, अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैवी रेनफॉल्स हो गई, तो उस टाइम पे जो है वो डिजास्टर को मैनेज करने में उस वक्त कई सारी फोर्सेस जो भेजी जाती हैं, एनडीआरएफ फोर्स भेजी जाती है, या फिर जो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है उसको मैनेज करने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। सिटीजनशिप के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको भी होम मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है। किसको सिटीजनशिप देनी है, कौन इलीगली हिंदुस्तान के अंदर आया है और उसको इधर से निकालना है, ये सब देखने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। जेएंडके के अफेयर्स, जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो यहां के अफेयर्स देखने का काम भी होम मिनिस्ट्री ही करती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहां पे पुलिस जो है वो डिप्लॉय करनी है, कहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी है, कहां पे सीआरपीएफ डिप्लॉय करनी है, किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को काउंटर करना है, वो सब मैनेज करने का काम भी होम मिनिस्ट्री ही करती है। अब की फंक्शंस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के? सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो एक की फंक्शन है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की सुरक्षा को कैसे मैनेज करना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और मैनेज करना इनकी सबसे बड़ी जॉब है। इनकी प्राइमरी जॉब यही है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज किया जाए। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई टेररिज्म ना हो, मतलब अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई टेररिज्म, आतंकवाद जो है पनप रहा है, तो उसको टैकल करने का काम, उसके खिलाफ उसको काउंटर करने का काम, वो सारा का सारा जो है वो होम मिनिस्ट्री ही देखती है। नक्सलिज्म, अगर कहीं पे नक्सलिज्म फैल रहा है, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल जैसे इलाकों की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश जैसे इलाकों की बात कर लीजिए, वहाँ पे नक्सलिज्म है, मतलब वहाँ पे कुछ माओवादी लोग हैं जो कि हथियार उठा के पुलिस वालों के अगेंस्ट, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करते हैं, सरकार के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो नक्सलिज्म है इसको काउंटर करने का काम। एक्सट्रीमिज्म, कहीं पे अगर कट्टरवाद चल रहा है, कहीं पे अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, तो उसको जो है वो काउंटर करने का काम, उसको टैकल करने का काम भी होम मिनिस्ट्री देखती है। रेडिकलाइजेशन, कहीं पे कोई रेडिकलाइजेशन हो रहा है, रेडिकलाइजेशन मतलब अगर कहीं पे कोई दो समूहों के बीच में लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई कट्टरता बढ़ रही है, कहीं पे जो है वो पोलराइजेशन हो गया है, तो वो सब देखने का काम। रेडिकलाइजेशन के अंदर वो ये भी आता है कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं है, धार्मिक कट्टर लोग तो नहीं है, कोई मिलिटेंट्स, जैसे अगर आप मिलिटेंट्स की बात करें, आप आतंकवादियों की बात करें, तो उनको हम रेडिकल ही कहते हैं। रेडिकल मतलब जो कि बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो लोग अपने एजेंडा को फुलफिल करते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे जाके मतलब वो हथियार उठाते हैं, उसी के साथ साथ वो वायलेंस करते हैं। और ये जो रेडिकलाइजेशन है इसको काउंटर करने का काम भी होम मिनिस्ट्री करती है। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन विद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब ये जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, उससे सूचना हासिल करना कि क्या हो रहा है देश के अंदर, कहीं पे कोई दंगा तो नहीं होने वाला है, कहीं पे कोई अटैक तो नहीं होने वाला है। जितनी भी हमारी रॉ जैसी एजेंसीज हैं उन सभी के साथ जो है संपर्क रखना और उनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, ये सब जो है वो होम मिनिस्ट्री ही करती है। उसके बाद when there is a terror attack or internal conflict, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द बॉस। जब कहीं भी टेरर अटैक होता है, मतलब आतंकवादी हमला होता है, जैसे अभी रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक हुआ, या फिर कहीं पे भी अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई अंदर लड़ाई हो जाती है, दंगा हो जाता है, कोई फसाद हो जाता है, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही बॉस होती है। यही लोग जो हैं वो मैनेज करते हैं उन सब सिचुएशंस को, उन सब अटैक्स को और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको। उसके बाद सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। मतलब टेक्निकली लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब उसके ऊपर स्टेट्स जो है वो उसको मैनेज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पुलिस होती है ना, वो स्टेट्स के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। जैसे अगर मैं पंजाब पुलिस की बात करूं, तो पंजाब पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगी। तो हालांकि टेक्निकली जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, मतलब पुलिस वगैरह देखना, पूरा का पूरा देखना कि कहीं पे कोई लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा है, पीस मेंटेन करना। पुलिस मतलब बेसिकली जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखें। लेकिन व्हाट व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन जब चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं,
तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आस्क फॉर हेल्प। उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य की सरकार होती है, जिसके अंडर पुलिस आती थी, जिसके अंडर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर आता था, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है उस वक्त, सेंड्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। उस वक्त जो है वो होम मिनिस्ट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजने का काम करती है, जैसे सीआरपीएफ की आप बात कर लीजिए, बीएसएफ की आप बात कर लीजिए, सीआईएसएफ की आप बात कर लीजिए, आईटीबीपी की आप बात कर लीजिए, ताकि उस स्टेट के अंदर जाके, उस राज्य के अंदर जाके सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे मणिपुर की अगर मैं बात करूं, तो मणिपुर के अंदर जो है वो जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई, क्योंकि मणिपुर की पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मणिपुर की सरकार के अंडर आता था, लेकिन हुआ क्या कि वो सरकार अब उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, अब पुलिस उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मदद मांगी गई, और फिर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान आते हैं। लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, अगर मैं यूटीज की बात करूं, जैसे कि जेएंडके की आप बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आप पुडुचेरी की बात कर लीजिए, तो यहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहां की जो पुलिस है, वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब एमएचए के अंडर ही आती है। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट, अब बॉर्डर मैनेजमेंट को देखने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है, एमएचए ही करती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है भाई, कहां पे, जैसे अगर इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, या फिर आप देख लीजिए कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, जो इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, वहां पे क्या आर्मी को डिप्लॉय करना है या मिलिट्री को डिप्लॉय करना है, वो सब देखने का काम जो है वो कौन करता है, वो होम मिनिस्ट्री ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। तो बेसिकली हमारा जो बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, हमारा नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर लगता है, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी जो है उसको देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर ये हमारा देश है, तो यहाँ पे जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे क्या आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करना है या बीएसएफ को डिप्लॉय करना है, कितने लोग यहाँ पे डिप्लॉय करने हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे कितने लोग डिप्लॉय करने हैं, ये जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे कितने लोग डिप्लॉय करने हैं, कौन सी फोर्सेस भेजनी है, ये सब मैनेज करने का काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है, कि यहाँ पे इन बॉर्डर्स को सुरक्षित किया जाए, ऐसा ना हो कि चाइना के जो लोग हैं या फिर चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएं। दे इंश्योर नो इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, और यहाँ पे ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोई इलीगल माइग्रेशन ना हो, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से लोग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएं आगे, या फिर यहां से म्यांमार से लोग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएं आगे, या फिर यहां से लोग जो है वो अंदर घुस जाएं हिंदुस्तान के आगे। तो कोई स्मगलिंग, कोई ड्रग्स हिंदुस्तान के अंदर ना आ जाए, कोई किसी तरीके का नशीला पदार्थ हिंदुस्तान के अंदर ना आए, इन्फिल्ट्रेशन ना हो, ये सब देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। उसके बाद इसके अंदर आता है पुलिस एंड आईपीएस कैडर। अब जब मैं पुलिस और आईपीएस कैडर की बात करता हूं, तो इसको मैनेज करने का काम, इसको देखने का काम भी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल्स आईपीएस ऑफिसर्स कैडर एलोकेशन ट्रांसफर्स एट सेंट्रल पोस्ट। तो आईपीएस ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर्स वगैरह होती हैं, या फिर कहां पे उनको कैडर एलोकेट किया जाएगा, उनको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाएगा या फिर उनको हिमाचल प्रदेश में भेजा जाएगा, वो सब देखने का काम जो है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही करती है। उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, कैपेफ जिनको हम कहते हैं, जैसे बीएसएफ कैपेफ होता है, उसका एक एग्जाम होता है, बीएसएफ सीआरपीएफ होता है। तो ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, इनको देखने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है, कि इनको कहां डिप्लॉय करना है, कहां ट्रांसफर करना है, कहां इनकी पोस्टिंग करवानी है। जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, इसको मैनेज करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। तो स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन आप आईपीएस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। इसीलिए क्योंकि आईपीएस जो है वो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, राइट। या फिर अगर आप स्टेट पुलिस की बात कर लीजिए, तो ये एक राज्य की सरकार के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाती है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर एमएचए से जो है वो हेल्प मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? हेल्प मांगी जाती है। उसके बाद सिटीजनशिप, वीजा, एफसीआरए देखने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ये सब देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। हु गेट्स इंडियन सिटीजनशिप, किसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, ये देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। हु गेट्स ओसीआई, वीजा रूल्स फॉर फॉरेनर्स, एफसीआरए रेगुलेट्स फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओस।
क्या हिंदुस्तान के अंदर एनजीओज की फंडिंग होगी या नहीं होगी, क्या बाहर का विदेश का पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा, फॉरेनर्स के लिए वीज़ा रूल्स क्या होंगे, मतलब जो विदेशी हैं उनके लिए वीज़ा रूल्स क्या होंगे, उनको वीज़ा कैसे मिलेगा हिंदुस्तान का, ये सब देखने का काम भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। उसके बाद एनी फॉरनर्स एंट्री एग्जिट इज मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जितने भी फॉरनर्स मतलब बाहर के लोग हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं और हिंदुस्तान से फिर बाहर जा रहे हैं, वो सब देखने का काम, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने का काम, कहीं वो यहाँ पे कुछ लेके तो नहीं आ रहे हैं, कहीं पे यहाँ पे वो ड्रग्स लेके तो नहीं आ रहे हैं, या फिर एज अ स्पाई जासूस बन के तो नहीं आ रहे हैं, कितना पैसा यहाँ पे ला रहे हैं कितना नहीं ला रहे हैं, वो सब देखने का काम जो है वो, क्या उनके पास प्रॉपर वीज़ा है, क्या उनके पास वैलिडेटेड वीज़ा है, ये सब देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कहीं पे अगर कोई आपदा आ जाए, कहीं पे फ्लड आ जाए, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो जाए, वो उस टाइम पे जो है वो उसको मैनेज करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। तो NDMA, NDRF एंड डिजास्टर पॉलिसीज आर अंडर MHA। तो NDRF जैसी टीम्स भेजी जाती हैं उस टाइम पे अगर कहीं पे डिजास्टर आ गया है, या फिर जितनी भी डिजास्टर पॉलिसीज हैं, अगर कहीं आपदा कोई आ जाती है तो वो MHA के अंडर ही आती हैं। और नेचुरल डिजास्टर्स कोऑर्डिनेशन MHA, बेसिकली नेचुरल डिजास्टर जब होती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ ही कोऑर्डिनेशन होती है और नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल करने के। नेचुरल डिजास्टर मतलब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे थंडरस्टॉर्म हो गया, बादल फट गया, वो सब देखने का काम जो है, उनको मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं एक्सेप्ट दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट ड्यूटीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय MHA। अब मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डायरेक्टली चलाई जाती हैं, मतलब वहाँ पे कोई सरकार नहीं होती है, वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होता है। सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो यूटीज़ हैं, मतलब जैसे आप लद्दाख की बात कर लीजिए, अंडमान एंड निकोबार की बात कर लीजिए, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली रूल करती है। जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अपनी सरकार है ना, हमारी उमर अब्दुल्ला की सरकार है, हमारे पास लेजिस्लेचर है, विधानसभा है। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सारी यूटीज़ के अंदर ना सरकार होती है ना विधानसभा होती है, वहाँ पे MHA जो है वो डायरेक्टली रूल करती है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर्स। अब अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अफेयर्स की मैं बात करूं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अफेयर्स कैसे देखे जाते हैं, तो जैसे ही 317 हटा, मतलब 370 आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स को हैंडल कर रही है कि किस तरीके से पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, बदलाव लाने हैं। पुलिस उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर है, मतलब पुलिस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, किसके, MHA के, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है, कहाँ पे कितनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, वो सब देखने का काम जो है वो MHA ही कर रही है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर 317 हटने के बाद। उसके बाद डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन विद LG ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिस है मनोज सिन्हा का, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम कि किस तरीके से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई जाए, वो देखने का काम भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही कर रही है। दिस इज़ वेरी पॉलिटिकल एंड सेंसिटिव, और ये बड़ा पॉलिटिकल और सेंसिटिव भी है, इसके ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं बार बार। अब अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए या ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9103113950, और प्रॉपर एक ई बुक लिखी गई है जो प्रॉपरली मैंने और मेरी टीम ने ऑथर की है, मतलब उसको लिखा है प्रिसाइजली 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आप उस ई बुक को हासिल कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद, क्योंकि आपको मार्केट में मटेरियल नहीं मिलेगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप इस ई बुक को हासिल कर लें हमारे से, जो कि नंबर हमारा यहाँ पे है। उसके बाद आगे अब हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप सब जानते होंगे, विदेशी मामले जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ही आते हैं, और एस जयशंकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या है, मिनिस्टर हैं। बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ये तो आपको पता ही होगा, एक बेहतरीन डिप्लोमैट, हालांकि काफ़ी सारे सवाल हैं इनके ऊपर भी। तो थिंक ऑफ इट एज इंडियाज ग्लोबल फेस एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिस्ट। इसको आप हिंदुस्तान का ग्लोबल फेस के रूप में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की पहचान विदेश में कैसी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है। हिंदुस्तान दुनिया की नज़रों में कैसा दिखेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है। हिंदुस्तान के रिलेशन, संबंध
बाकी देशों के साथ कैसे होंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है। हिंदुस्तान किस देश के साथ कौन सी ट्रीटी करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है। हिंदुस्तान किसके साथ अच्छा ट्रेड करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइड करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंडिया को एक ग्लोबल फेस देती है और साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब किस तरीके से हमें डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, किस तरीके से हमें जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस करनी है, किस तरीके से हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट अचीव करना है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है बड़े चतुर तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से, वो सब देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। इफ MHA इज एन इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड, MEA इज द डिप्लोमेट रिप्रेजेंटिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। अगर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम और उसको गार्ड करने का काम अगर MHA करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी एक डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करती है, डिप्लोमेटिकली रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अब व्हाट MEA डज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब करती क्या है वो हम समझते हैं। देखो, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है मैनेजेस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति, हमारी विदेश नीति कैसी होगी, हम किसके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, किसके साथ हम अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे, जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर हमारा स्टैंड क्या होगा। अगर पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है तो हमारा स्टैंड उसके ऊपर क्या होगा, यूक्रेन रशिया की लड़ाई के ऊपर हमारा स्टैंड क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर हमारा स्टैंड क्या होगा, ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर हमारा स्टैंड क्या है, किस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे, ये सब मैनेज करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। हाउ इंडिया डील्स विद USA, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया कैसे डील करेगा, चाइना के साथ कैसे डील करेगा, रशिया के साथ कैसे करेगा, पाकिस्तान के साथ कैसे करेगा, या अलग अलग दुनिया की कंट्रीज के साथ हिंदुस्तान कैसे डील करेगा, कैसे उनके साथ जो है वो बिहेवियर हमारा कैसा रहेगा, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वो देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। What stand India takes in United Nation G20 ब्रिक्स, अगर यूनाइटेड नेशन की कोई मीटिंग चल रही है तो UN समिट के अंदर या यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदुस्तान क्या स्टैंड लेता है, G20 के अंदर हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है, ब्रिक्स के अंदर हमारा क्या स्टैंड रहेगा, वो सब देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। उसके बाद हाउ इंडिया बैलेंसेस रिलेशंस नॉन अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट टुडे, हिंदुस्तान कैसे रिलेशंस को मैनेज करेगा, कैसे रिलेशंस को बैलेंस करेगा, उसका काम उसको देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि USA वर्सेस रशिया है, मतलब USA और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो हमें USA के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने हैं और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने हैं, लेकिन USA नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान रशिया के साथ अच्छे रिलेशन रखे, USA बिल्कुल नहीं चाहता है, और हमें जरूरी है कि हमें USA के साथ भी अच्छे रिलेशन रहें और रशिया के साथ, क्योंकि हमें दोनों से फायदा होता है। तो ये सब डिप्लोमेटिकली मैनेज करना कि हमारे दोनों देशों के साथ कैसे अच्छे संबंध रहें, ये देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। उसके बाद नेगोशिएट्स ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करने का काम, उनको देखने का काम भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। मतलब कैसे हिंदुस्तान किसी बाकी देशों के साथ जो ट्रीटी कर रहा है, कहीं पे कोई संधि कर रहा है, अग्रीमेंट कर रहा है, वो देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। तो मान लो कि हमारा अग्रीमेंट हो रहा है पानी के ऊपर, इंडस वाटर के ऊपर, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इंडस वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा अग्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो यहां से जो नदी है, ये जो नदी है ये बेसिकली इंडस नदी है। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी जाती है और हिंदुस्तान से होके पाकिस्तान के अंदर जाती है। मान लो इसके ऊपर अब अग्रीमेंट होना है कि ये जो इंडस नदी है ये पाकिस्तान को भी इसका पानी दिया जाएगा और हिंदुस्तान को भी दिया जाएगा। तो ये सब नेगोशिएशंस करने का काम, पाकिस्तान कहेगा कि हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान कहेगा हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये सारी नेगोशिएशंस ही तो है। तो वो देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। क्लाइमेट नेगोशिएशंस कहीं पे हो रही है, कोई क्लाइमेट समिट हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये कहा जा रहा है कि कार्बन एमिशन कम करो, तो वो सब देखने का काम, उनको नेगोशिएट करने का काम, वहाँ पे बेसिकली बार्गेनिंग करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। एवरीथिंग गोज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद प्रोटेक्ट्स इंडियंस अब्रॉड, जो हिंदुस्तानी विदेश में रह रहे हैं
कोई हिंदुस्तानी अमेरिका में रह रहा है, कोई गल्फ कंट्रीज़ के अंदर सऊदी अरबिया और यूएई के अंदर रह रहे हैं कुछ लोग, कुछ यूएसए के अंदर रह रहे हैं, कुछ यूके के अंदर आ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। तो जब क्राइसिस होते हैं, मान लो कि हिंदुस्तानी जो है वो रशिया के अंदर रह रहे थे या यूक्रेन के अंदर रह रहे थे, लेकिन यूक्रेन के अंदर अब वॉर चल रही है, तो मान लो हिंदुस्तानी जो है वो यूक्रेन के अंदर रह रहे थे, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो है वो सडनली वॉर स्टार्ट हो गई, तो उसके अंदर जो फंसे हुए हिंदुस्तानी हैं उनको निकालने का काम, उनको बचाना, उनको सुरक्षित अपने देश में वापस लाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। इवैक्यूएशंस, यूक्रेन वॉर, सूडान कन्फ्लिक्ट। अब ये जो सूडान कन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ पे कई सारे हिंदुस्तानी थे, उनको हिंदुस्तान ने वापस हिंदुस्तान लाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वापस हिंदुस्तान लाया ताकि उनको सुरक्षित वापस लाया गया। लीगल हेल्प उनको प्रोवाइड करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर कहीं पे उनके कोई केसेस चल रहे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका कहीं विदेश में, तो ये सब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, या फिर हमारी जो इंडियन एम्बेसीज, हिंदुस्तान के जो ऑफिस हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर जहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स रह रहे हैं वो मैनेज करते हैं, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ही आते हैं। उसके बाद इशूज पासपोर्ट्स एंड कंसुलर सर्विसेज। अब पासपोर्ट्स वगैरह जो है वो इशू किए जाते हैं, कॉन्सुलर सर्विसेज वगैरह जो है वो इशू की जाती है, तो बेसिकली पासपोर्ट सेवा इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए, किसी को विदेश जाना है, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही मिलेगा। इशूइंग पासपोर्ट्स, लोगों को पासपोर्ट इशू करना। प्रोवाइडिंग हेल्प टू इंडियंस अब्रॉड, जो हिंदुस्तानी अब्रॉड रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको मदद प्रोवाइड करना। उसी के साथ साथ हेल्पिंग फॉरनर्स विद वीज़ास, जो फॉरनर्स हैं, जो विदेशी भारत आ रहे हैं, उनको वीज़ास प्रोवाइड करना। ये सारा देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, जो विदेश की सरकारें हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। तो इंडियन एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हिंदुस्तान की एम्बेसीज हैं, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान ने अपने कई सारी डिप्लोमेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो मैनेज करते हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट करते हैं विदेश की सरकारों के साथ, और ये सारी की सारी एम्बेसीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ही आती हैं। तो डिप्लोमेसी को देखना, ट्रेड प्रमोशन करना, कल्चरल एक्सचेंज करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा देखने का काम जो है वो कौन करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। डिप्लोमेसी मतलब किस तरीके से हमें बाकी देशों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना है और किस तरीके से उनके साथ जो है वो नेगोशिएशंस करने हैं, किस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से हमें अपना इंटरेस्ट अचीव करना है, किस तरीके से हमें अपना ट्रेड वहाँ पे प्रमोट करना है, और ट्रेड प्रमोट हमें बड़े तरीके से करना है ताकि हम दूसरे शख्स को या दूसरा देश जो है उसको मनवा सकें। कल्चरल एक्सचेंज करना, हमारा जो कल्चर है वो बाकी देशों में फैले, वो सब देखने का काम। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, अलग अलग जो हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है और जो अमेरिका की सरकार है, उनके नेताओं के बीच में, उनकी सरकारों के बीच में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करवाना, उनको मिलाना आपस में, वो देखने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। उसके बाद इसके अंदर आता है रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही हिंदुस्तान को अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर कोई मीटिंग हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, IMF के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, सार्क के अंदर, G20 के अंदर, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हैंडल करने का काम, वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करना या फिर अलग अलग तरीके से उनको हैंडल करना, उनकी कंडीशंस को मानना, उनके अग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करना, ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखती है। उसके बाद ब्रिक्स की अगर आप बात कर लीजिए, ब्रिक्स के अंदर जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, उनके जो अग्रीमेंट्स हैं, उनके जो कंडीशंस हैं, उनको देखने का काम, उनको मैनेज करने का काम, और अपना ऑफिशियल स्टैंड क्या होगा हिंदुस्तान का इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखती है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगी अलग अलग जो देश हैं उनके साथ, या फिर किस तरीके से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बिहेव करेंगे, वो सब देखने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलॉन्ग विद PMO एंड NSA वर्क्स ऑन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है, उनके साथ मिलके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलके और नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंट है उसके साथ मिलके जो है वो क्वाड को देखने का काम करती है, क्वाड को मैनेज करने का काम, इसके ऊपर काम करने का काम। क्वाड जो एक आप ये कह सकते हैं कि 2-3 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसी के साथ साथ रिलेशनशिप विद नेबर्स, डिफेंस कॉपरेशन, ये सब देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है। उसी के साथ साथ टुडेज जियो पॉलिटिक्स मेक्स दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आज की जियो पॉलिटिक्स के अंदर आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि क्वाड के ऊपर हमारा क्या बिहेवियर रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा,
हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारे नेबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहेंगे, हमारा डिफेंस कॉपरेशन किस तरीके से रहेगा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, किस तरीके से हम डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, ये सब देखने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही करती है, पीएमओ और एनएसए के साथ मिलकर। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है और इन दोनों के काम क्या होते हैं। अब इनके बीच में की डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इनके बीच में की डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोप जो है वो इनसाइड ऑफ इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो हिंदुस्तान के अंदर देखने का काम करती है, अंदर की सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो आउटसाइड इंडिया देखने का काम करती है। इनका रोल क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर्स को मैनेज करना, इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, और इनका रोल क्या है, डिप्लोमेसी देखना, फॉरेन पॉलिसी देखना, ग्लोबल रिलेशंस को मैनेज करना। यहाँ पे कौन सी फोर्सेस आती हैं, तो यहाँ पे CAPF मतलब सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो आती हैं। CRPF की आप बात कर लीजिए, BSF की आप बात कर लीजिए, CISF की बात कर लीजिए, SSB की बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस आती है जो कि प्रॉपर UPSC का एग्जाम होता है। जो लोग इसको क्रैक करते हैं वो IFS अफसर बनते हैं और फिर वो एज अ डिप्लोमेट दूसरे देशों में जाते हैं। एम्बेसीज हमारी वहाँ पे आती हैं, छोटे छोटे ऑफिस हमारे आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद क्राइसिस के टाइम पे जो है यहाँ पे क्या क्राइसिस हो सकते हैं, जैसे दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, टेररिज्म आतंकवाद हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकते हैं, आपदा आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे विदेश में वॉर्स हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और क्राइसिस इन्वॉल्विंग इंडियंस अब्रॉड, हिंदुस्तानी जो अब्रॉड हैं उनके रिलेटेड मतलब रिलेटेड जो है वो कई सारे क्राइसिस वहाँ पे आ सकते हैं। हिंदुस्तानियों के ऊपर कई सारे क्राइसिस वहाँ पे विदेश में आ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, वीज़ा कंट्रोल देखने का काम करते हैं। जितने भी सिटीजनशिप के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी, कौन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, वो देखने का काम करते हैं। वीज़ा को कंट्रोल करने का काम, उसको देखने का काम। लेकिन ये पासपोर्ट्स और ट्रीटीज़ को देखने का काम जो है वो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कीप्स इंडिया स्टेबल फ्रॉम विद इन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो हिंदुस्तान को अंदर से स्टेबल रखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हिंदुस्तान को अंदर से स्टेबल रखती है ताकि हिंदुस्तान के अंदर कोई मारकाट ना हो, कोई इंस्टेबिलिटी ना आ जाए, कोई वॉर ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोजीशंस इंडिया स्ट्रांगली फ्रॉम आउटसाइड, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो हिंदुस्तान को बाहर से बहुत अच्छा दिखाती है, मतलब विदेश में हिंदुस्तान की एक इमेज क्रिएट करती है और हिंदुस्तान का एक आईना बनती है। मतलब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, और पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप्स मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। तो दोनों जो है वो क्रिटिकल पिलर्स हैं नेशनल पावर के। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होती है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या होती है। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई दिस मिनिस्ट्रीज मैटर। अब ये मिनिस्ट्रीज मैटर क्यों करती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। इफ वन कोलैप्सेस द कंट्री कोलैप्स, अगर एक मिनिस्ट्री कोलैप्स कर जाए, अगर एक मिनिस्ट्री जो है वो टूट जाए तो पूरा देश टूट जाता है। विदाउट MHA क्योस वायलेंस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है तो एक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, मारकाट होगी, हौच पौच हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, दंगे होंगे, एक दूसरे को लोग मार रहे होंगे, कोई सुरक्षा नहीं होगी, लोग हिंदुस्तान के अंदर घुस रहे होंगे, बाहर से कोई ड्रग्स लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई बांग्लादेश से घुस रहा है, बांग्लादेश से घुस के वो मेरी ज़मीन कैप्चर करके मुझे मार दे रहा है। तो ऐसा माहौल बन जाएगा। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होगी तो हिंदुस्तान आइसोलेशन में रह जाएगा, हिंदुस्तान का कोई नाम नहीं होगा पूरी दुनिया के अंदर, हम वीक इकोनॉमी हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बाकी देशों के साथ हम अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम कमज़ोर देश बन जाएंगे, हम आर्थिक लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे। और जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स मतलब पूरी दुनिया जो है वो हमें पूरे तरीके से ख़त्म कर देगी, या फिर पूरी दुनिया जो है हमें एक अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान हमारे पास होना चाहिए, हमारा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड होना चाहिए। डिप्लोमेटिकली हमें अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको कंडक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज कच्चा खा जाएंगे बाकी देश। इसी तरीके से टुगेदर दे प्रोटेक्ट इंडिया सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। इस तरीके से वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी और ग्लोबल स्टैंडिंग मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा एक पहचान है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9103113950। इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना और आपको ई बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मुझे नहीं पता
ये वीडियो कैसे शूट हुई है, क्योंकि पहली बार मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक तरीके का इको आ रहा है पूरे कमरे के अंदर। आई डोंट नो, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे वाइट बोर्ड ही ट्रेडिशनली जो यूज़ करता हूँ मैं वही यूज़ करना चाहिए। शायद मैं आज इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इस बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ और कैमरा के सामने पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज हम क्लास में तो पढ़ाते ही है, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।